रियलाइजेशन अकाउंट। जब हम लोग तैयार करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें ज़रूरत है कि जो बारीकी से देखें जो शब्दों का प्रयोग किया गया था रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उसमें एक जो बात हमने पहले कही थी कि यह एक नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान रखना। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम यहाँ पर नोट नंबर 1 में लिख देते हैं ये नॉमिनल अकाउंट, ये एक रहेगा नॉमिनल अकाउंट। अब हम देखते हैं कि जब बैलेंस शीट की सहायता से इस अकाउंट को तैयार करते हैं और उस बैलेंस शीट में जो अमाउंट हमें शो किया रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुक वैल्यू। तो ये नोट नंबर 2 में आप याद रखना कि बुक वैल्यू हम लोग किसको समझेंगे। तो बुक वैल्यू कौन सा हमारा होगा, हमें लिखते हैं बुक वैल्यू, वैल्यू शोन इन द बैलेंस शीट। जो हमारे बैलेंस शीट में वैल्यू शो किए गए हैं, चाहे लायबिलिटी के हों या फिर एसेट्स के हों या प्रोविजंस के हों, जिसकी भी वैल्यू हमें बैलेंस शीट में शो किए गए उनको हम लोग बुक वैल्यू का नाम देते हैं। एक और हमारा नोट हो सकता है, जैसे हमने एक नोट यूज़ किया था एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स। और ये ध्यान रखना है कि जिन एसेट से हम लोग अमाउंट वसूल सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, उन्हीं एसेट को लेकर के चलना इस अकाउंट में। तो जब बैलेंस शीट में हम देखेंगे तो किस किस एसेट को छोड़ देंगे, तो हमें जब इस पर आएंगे एक चीज़ हम लोग छोड़ देंगे, इसको नहीं लेके जाना है रिलेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट। अगर बैलेंस शीट के साइड में कैश लिखा हुआ तो उसको हम लोग इस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर दीजिए कैश। बैंक बैलेंस, अगर हमारे बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस है या कैश इन हैंड है, इसको नहीं ट्रांसफ़र करना है। और ध्यान से देखेंगे कि जो बैलेंस शीट में दिया है क्वेश्चन में, उसके एसेट साइड में ये दोनों आइटम तो हो ही सकते हैं, इनके अलावा भी और भी एसेट हैं, तो जिनको छोड़कर चलना है, यानी जिनको हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है उनकी हम बात कर रहे हैं। वो कौन कौन बैलेंस शीट के एसेट हैं जिनको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेना है, तो ये दोनों तो नहीं लेंगे। आप गौर करोगे, अगर कभी कभी देता, हमेशा की बात नहीं है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कई बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख देता है, लेकिन कौन सा होगा उसमें, डीआर बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डीआर बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड में कभी कभी दिखला देता है, उसको भी नहीं लेना है रियलाइजेशन अकाउंट में। अच्छा, एक और आइटम हो सकता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी हो सकता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इसको भी हमें नहीं लेना है। एक और आइटम हो सकता है इसके अलावा, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो, नहीं अगर होगा तब की बात कर रहे हैं। अगर ये आइटम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिए गए हैं तो इस एसेट को हमें ट्रांसफ़र इस अकाउंट में नहीं करना है, ध्यान रखना आप चीज़ को, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और तो इसको कहाँ ले जाएंगे, तो ये दोनों तो चला जाएगा किस अलग, हम लोग लास्ट में 5वां नंबर बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट, उस समय ये दोनों अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। लेकिन बाकी ये जो एसेट हम ट्रांसफ़र नहीं करने वाले हैं इसमें, तो आखिर लेके कहाँ जाएंगे, तो हम एक संकेत कर देते हैं, इनको ट्रांसफ़र हम लोग करेंगे किस में, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में कर लेते हैं शेयर साइड। अगर हमारे किसी क्वेश्चन के बैलेंस शीट में ये आइटम पड़े हैं एसेट साइड में, तो इनको आप बंटवारा कर दीजिए रेशियो में, और रेशियो में बंटवारा करने के बाद संबंधित पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के शेयर साइड में लिख दीजिए, और इस तरह से वहाँ चले गए, लेकिन ये इस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। तो एक तो ये समझने वाली बात, अगर आप समझ, जरा स्क्रीनशॉट लेना, मिटाएंगे हम इसको। चौथे नंबर नोट में हम लोग आ सकते हैं, चौथे नंबर नोट में इसको मिटा के चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कि जब हम वसूली की बात करते हैं तो कई बार हमने रिलेशन अकाउंट में जिन संपत्तियों को ट्रांसफ़र किया है उनसे कितनी कितनी वसूली है, ये बात तो स्पष्ट लिखी रहती है, लेकिन कुछ संपत्तियों से कितनी वसूली हुई क्वेश्चन साइलेंट रहता है।
तो ये चौथा नंबर नोट में है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है अबाउट, ध्यान रखना ये थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अबाउट रियलाइजेशन ऑफ tangible या intangible, intangible assets, तो क्या करेंगे? जो एसेट टांजिबल या इनटेंजिबल अगर हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन इसकी वसूली कितनी हुई या कितना में बेचा गया, इस बात की सूचना क्वेश्चन में नहीं है। वसूली के संबंध में क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, तब क्या करेंगे? तो कुछ जो ऑथर्स हैं उनके विचार थोड़ा अलग अलग हैं। कुछ ऑथर्स कहते हैं कि अगर टैंजिबल एसेट या इनटैंजिबल एसेट के रियलाइजेशन के बारे में कोई सूचना नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको मान लेते हैं कि इनकी वसूली नहीं हुई, यानी शून्य वसूली हुई, नो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सच एसेट्स। लेकिन कुछ ऑथर के विचार अलग है। कुछ ऐसे लेखक हैं वो कहते हैं कि जो हमारे टैंजिबल एसेट हैं, अगर इनके बारे में वसूली के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है, तो जो इनका बुक वैल्यू है वही वसूली वैल्यू मान लेना चाहिए। तो अब तो ऑथर्स में ओपिनियन मैच नहीं करता है। तो टी.एस. गिरवाल हमारे हैं, टी.एस. गिरवाल साहब कहते हैं कि मान लेना चाहिए कि वसूली नहीं हुई। रीचा मक्कार साहिबा हैं, वो भी कहती हैं कि मान लेना चाहिए कि वसूली नहीं हुई। अगर हमारा टैंजिबल या इनटैंजिबल एसेट के रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दिया है, साइलेंट है क्वेश्चन, तो ये मान लेते हैं कि कोई वसूली नहीं हुई। लेकिन हमारे एस.के. सिंह साहब हैं, एक दो और लेखक है, वो कहते हैं, एस.एम. शुक्ला साहब हैं, वो कहते हैं कि अगर टैंजिबल एसेट के वसूली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो उनका बुक वैल्यू है उसी वैल्यू को वसूली मान लेना चाहिए। अब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि आप क्या करोगे क्वेश्चन में। तो अगर आपके सामने इस प्रकार के केस अगर आते हैं कि अगर वसूली वैल्यू नहीं दिया है, क्वेश्चन साइलेंट है वसूली के बारे में, आप दोनों में से कोई एक ओपिनियन मान के चलो। या तो मान लो कि शून्य वसूली हुई, मतलब कोई वसूली नहीं है, या मान लो कि जो बुक वैल्यू उसका है वो वसूली हो गई। तो आप एक अलग से नोट लिख देना, ये मेरी राय है कि जो आप मान के चलोगे उसका आप नोट बाहर एक लिख देना कि आपने क्या माना है। मान लिया कि ये बुक वैल्यू वसूली, या मान लिया कि कोई वसूली नहीं है, तो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंस ओपिनियन अलग अलग लोगों के हैं इसमें। तो ये नोट हमारे 4 नंबर ख़त्म हो गए। अब देखते हैं कि जो लिएबिलिटी हमारे हैं, आउटसाइड लिएबिलिटी जिन्हें हम पे करना है, आउटसाइड लिएबिलिटी, पहली बात हम देखेंगे कि ये जो लिएबिलिटी है ये हमारे बैलेंस शीट के लिएबिलिटी साइड में होंगे। तो जब आप बैलेंस शीट देखोगे तो उसके लिएबिलिटी साइड में कई आइटम होंगे। उसमें ये हम शॉर्टकट मार दें, बैलेंस शीट लिएबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लिएबिलिटी साइड में देखेंगे तो उसमें आपको हो सकता है अलग अलग, ये कैपिटल भी हो सकता है, पार्टनर्स के कैपिटल होंगे, ये भी दिखाई पड़ सकता है, बैंक लोन हो सकता है, पार्टनर्स के लोन भी हो सकते हैं, पार्टनर भी लोन देते हैं लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हो सकता है, रिजर्व भी हो सकता है, जनरल रिजर्व कह सकते हैं फर्दर के लिए, प्रोविज़न भी हो सकता है। जब ये प्रोविज़न होगा, ध्यान रखना, प्रोविज़न या रिजर्व कह लो फॉर डेप्रिसिएशन, या और भी कोई प्रोविज़न हो सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और भी कुछ हो सकता है। जब आप बैलेंस शीट देखोगे तो उसके लायबिलिटी साइड में इस तरह के कई आइटम दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं जो हमको बता रहे हैं अभी आपको। क्रिएटर्स भी हो सकते हैं, ओडी भी हो सकता है। ओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो सकता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो सकता है। पार्टनर की जो वाइफ है या उनके जो स्पॉज हैं, पार्टनर्स स्पॉज, लोन हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे आइटम लायबिलिटी साइड में हो सकते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि जितने लायबिलिटी साइड में है सब के सब एक्सटर्नल लायबिलिटी, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन तमाम चीज़ों में से हमें उनको चुनना है जो एक्सटर्नल लायबिलिटी हैं। तो ट्रांसफ़र करना है किस अकाउंट में? रिलेशन अकाउंट में। तो रिलेशन अकाउंट में ध्यान रखना ये कैपिटल नहीं आएगा। रिलेशन अकाउंट में ये जो पार्टनर्स का लोन है ये भी नहीं आएगा। तो जाएगा कौन? ये जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी है। रिलेशन अकाउंट के सी साइड में अब भेजेंगे। रिलेशन अकाउंट में जो करंट अकाउंट है पार्टनर का ये भी नहीं आएगा। जो जनरल रिजर्व दिया गया है ये भी नहीं आएगा। ये जो प्रोविज़न या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट या डेप्रिसिएशन है, कोई भी ऐसा प्रोविज़न या कोई भी ऐसा रिजर्व या कोई ऐसा फंड क्रिएट किया है जिसके संबंध में या जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एसेट बैलेंस शीट में दिखाई पड़ रहा है। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो एसेट है जिसके लिए प्रोविज़न या रिजर्व आपने क्रिएट किया है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व या प्रोविज़न या फंड। अगर उसका एसेट अवेलेबल है बैलेंस शीट में, तब रिलेशन अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग तीसरे नंबर एंट्री के रूप में लेके जाएंगे। लेकिन अगर वो स्पेशल प्रोविज़न या फंड है, संपत्ति के नाम से फंड बना है, फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये बना है, लेकिन जब एसेट साइड में देखते हैं तो उसका एसेट है ही नहीं। तो अगर ये स्पेसिफिक जैसा लग रहा है बट इसका एसेट बैलेंस शीट में नहीं है, तब क्या करेंगे? तो वैसे हालत में इसको हम लोग रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तब कहाँ लेके जाएंगे? तो सीधे इसके शेयरदारों में उनके रेशियो में बंटवारा करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सीआर साइड में लेके चले जाएंगे उसको। क्लियर यहाँ तक? तो ये भी हमारा हो जाएगा। या प्रोविज़न फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कहाँ ले जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर हमारे बैलेंस शीट में इस तरह का इन्वेस्टमेंट या संबंधित एसेट दिया हुआ है तब जाकर इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, इसके सीआर साइड में करेंगे। तो ये नोट नाम हमारा 5वां, इसका मिटाइए, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। अच्छा, एक आइटम और भी हो सकता है। बैलेंस शीट में एक आइटम अक्सर दिखाई पड़ता है, कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो ये हमने 11, तो यहाँ 12वां आइटम दिखा सकते हैं। ये कई बार देता है, कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है हमको। हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाई पड़ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएगा, इसको कहते हैं सीआर बैलेंस। अगर हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, ध्यान रखना वो नेट प्रॉफिट है, उसका बंटवारा नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में पीएल के नाम से दिखाई पड़ सकता है। तो इसको कहाँ लेके जाएंगे? ये भी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र किस में करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, बंटवारा कर देंगे, कहानी ख़त्म।
तो इस प्रकार जो हमारी कुछ खास नोट हैं जो आपको रिलेशन अकाउंट तैयार करने में काफ़ी सहायता पहुंचाएंगे, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और उसके बाद आप जानते हैं क्या करना है, इसका प्रॉफिट या लॉस होगा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। पूरी बात समझ में आई तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि अब दूसरा जो अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या उसका स्पेसिमेन होगा। और दूसरा अकाउंट क्या था, हमारे पार्टनर्स लोन अकाउंट था, बहुत छोटा सा अकाउंट बनेगा। तो उम्मीद है कि ये अकाउंट पूरा समझ में आया होगा, आप पूरी कोशिश करना। तो अगले में हम फिर देखेंगे कि प्रैक्टिकल सवाल पिकअप करेंगे कि कैसे सवाल हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसका आंसर आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।